वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइसोमरिज्म के टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस किया जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मीन साइक्लिक सिस्टम पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई थी कि भाई दो डिफरेंट कार्बन्स की बात कर रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और आपके पास ऑप्शन बाहर और अंदर अप या डाउन का ऑप्शन होगा। तो आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिलेटिवली आप एक बड़ी डिस्टेंस और एक छोटी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ रही? तो एक क्वेश्चन क्या था लास्ट में, जरा उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसा सिस्टम हो, यहाँ Cl हो, यहाँ Cl हो, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो रिलेटिवली इन दोनों का आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो एक बड़ी डिस्टेंस, एक छोटी डिस्टेंस, मतलब दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप CH3 कर दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं, इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? दो ही हो जाएंगे। CH3 और Cl की एक मिनिमम वाली डिस्टेंस, और Cl को फिक्स करके इसको अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वाली डिस्टेंस। अब इसकी पोजीशन भी चेंज कर दीजिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ बना दीजिए, CH3 यहाँ बना दीजिए, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? दो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ बनाएं तो ये कंसेप्ट पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका Cl हो गया, ये आपका CH3 हो गया। तो रिलेटिवली इनके भी डिस्टेंसेस क्या हो चुकी हैं? कम हो चुकी हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो यहाँ आपका Cl को आपने फिक्स कर लिया, आउट ऑफ द प्लेन फिक्स कर लिया, और CH3 को हमने इनटू द प्लेन भेज दिया, तो यहाँ डिस्टेंसेस क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। तो बेसिकली ये दोनों क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और एक ऐसी दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, दो ही रिलेटिव डिस्टेंसेस हम लोग को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम आपको दोनों को अंदर अगर बना दे, ये CH3 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया? Cl हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए? आपके सेम हो गए। ठीक है, यानी अप अप का कॉम्बिनेशन और डाउन डाउन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को ही हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? सिस कह रहे हैं। तो ये आपका सिस का कॉम्बिनेशन हो गया, या सिस ट्रांस अभी डिफाइन किया जाएगा। और यहाँ हम इसको हम अंदर की तरफ भेज दें Cl, और इसको हम बाहर की तरफ बना दें, तो ये दोनों भी बेसिकली क्या हो चुके हैं? सेम। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का कि अप अप का कॉम्बिनेशन हो, सॉरी अप डाउन का कॉम्बिनेशन हो या डाउन अप का कॉम्बिनेशन हो, ये बेसिकली क्या है? सेम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या है? रिलेटिव डिस्टेंसेस तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब कोई पूछे इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो कितने हो जाएंगे? वो दो ही हो जाएंगे। ठीक है, देखा जाए। अच्छा, इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया था, अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम इस टाइप का दे कि भाई इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये Cl बोर्ड के प्लेन में है, यहाँ भी sp2 है Cl बोर्ड के प्लेन में, और यहाँ भी क्या है? sp2 है, Cl क्या है? बोर्ड के प्लेन में है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ आपका Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, ठीक है, और यहाँ Cl हो गया। अच्छा, इसमें समझने की कोशिश करिए कि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी, यानी एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ऐसा बोला जा सकता है कि कई पोजीशंस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेस की बात हो सकती है। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहा है, तो आप
एक तो तरीका ये हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया, इसको अगर हम सेकंड बोल दें और इसको थर्ड बोल दें, ठीक है। अच्छा, पहली बात आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नहीं, ये इट इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल केसेस है। और इसमें जो केसेस बनेंगे, ठीक है, तो केसेस बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे सीएल के पास ऑप्शन क्या है, सीएल के पास ऑप्शन है या तो ये बाहर बना सकते हैं तो इसको अप बोलेंगे, या तो अंदर बना सकते हैं तो उसको डाउन बोलेंगे, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है अप या डाउन की। तो इसमें बनाने का जो तरीका होता है कि एक पॉसिबिलिटी में हम सबको एक साइड अप 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 बना दी, एक को फिक्स रखिए हमेशा, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये बाहर की तरफ है और इसके रिलेटिव हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे। तो अप डाउन अप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अप अप डाउन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अप डाउन डाउन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चार पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी जा रही है। जैसे समझने की कोशिश करिए, अप अप अप, ये आपका बाहर है, बाहर है और बाहर है, सामने से देख रहे थे, और पीछे से देखेंगे तो यही चीज हमको क्या दिखेगी, डाउन 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 दिखेगा। समझ में आ रही बात। तो अप 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 लिख लिया तो डाउन 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 नहीं बनाएंगे। या पहले हम इसको बना के दिखा देते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स क्या बने हुए हैं, उसको जरा समझा जाए। तो अप 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 का मतलब क्या हो गया, ये सीएल बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, और ये सीएल भी आपका क्या है, बाहर है, ठीक है। दूसरा केस देखा जाए, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया है अप। दूसरा केस क्या हो गया, अप डाउन अप, ये अप अप डाउन का केस, ठीक है। और लास्ट केस हमारा क्या हो गया, अप डाउन डाउन। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है, यही चार केसेस लिखे हुए हैं। अब एक चीज समझा जाए कि भाई ये चारों डिफरेंट है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए और बी में देखिए नई डिस्टेंसेस आपको मिलेंगी जो कॉमन नहीं होंगी, ठीक है। और साइकिल के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ सीएल और सीएल की बात करें तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, ये पास वाली डिस्टेंस है। तो सीएल और सीएल के बीच यहाँ क्या है, पास वाली डिस्टेंस है। समझ में आ रही बात। जबकि यहाँ क्या कर दिया आपने, इस सीएल को दूर कर दिया, अंदर भेज दिया, मतलब दूर हो गया, ये बड़ी वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस इसमें तो नहीं दिख रही, ठीक है। और दोनों का यूपीएससी रेंज सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इनको कंपेयर करिए तो ये देखिए ये सीएल की डिस्टेंस पास वाली है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड बने हुए हैं। जबकि यहाँ क्या है, ये नीचे चला गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, चाहे इनका डिस्टेंस कंपेयर कर लीजिए, तो नई डिस्टेंसेज आपको दिख रही हैं। तो डेफिनेटली ए एंड सी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसी प्रकार से ए और डी या डी और सी को किसी को कंपेयर करेंगे तो आपको एक ऐसी डिस्टेंस मिलेगी जो दोनों में कॉमन नहीं होगी, ठीक है। रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो गया अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस द साइकिल, मतलब दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए, ठीक है। तो ये चारों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दूसरी बात, आप इसको सामने से देख रहे हैं तो ये आपको अप दिख रहा है। पीछे से देखेंगे तो आपको ये एटम्स आपसे दूर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। पीछे से अगर देखेंगे, बोर्ड के प्लेन के पीछे से, तो ये डाउन 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 दिखने लगेगा। या एक चीज समझने की कोशिश करिए, इसी को पीछे से देखेंगे तो ये डाउन दिखेगा, ये डाउन दिखेगा और ये अप दिखेगा। समझ में आ रही, पीछे से देख रहे हैं तो ये केस क्या हो जाएगा, डाउन अप, अप का केस, सॉरी, ये डाउन हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। जैसे यहाँ केस देखिए। तो कहने का मतलब कि आपने अप डाउन अप बनाया है, और इसको पीछे से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डाउन अप डाउन मिलेगा। तो ये दोनों केसेस क्या है, सेम केस है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को आप सामने से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल
एंगल ऑफ विजन से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। किसी मॉलिक्यूल को सामने से देखिए, पीछे से देखिए, साइड से देखिए, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि ये 4 केस सर बनाया और 4 केस और लिख दें, डाउन डाउन डाउन, ठीक है, या ये लिखा हुआ है तो यहाँ डाउन डाउन अप कर दिया, तो डाउन डाउन अप और अप डाउन दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे, सामने से देखिए या पीछे से देखिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले ही आपको कह दिया कि भाई पहला केस अपना फिक्स कर लीजिए, किसी को भी फिक्स कर लीजिए, इसके रिलेटिव आप पोजीशंस को स्टडी करिए, तो ये आप बेसिकली 4 कॉम्बिनेशन पाएंगे और चारों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए चारों डिफरेंट भी होंगे और बनाए भी आते हैं चारों डिफरेंट। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो गया फाइनली? 4 हो गया, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस गिवन स्ट्रक्चर के पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में जैसे जैसे सिमेट्री आएगी वैसे वैसे केसेस घटने लगेंगे, ठीक है। जैसे यहां आपका Cl हो गया, यहां Cl हो गया और यहां Cl हो गया, ठीक है। इसके अगर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो अगर यहां हम जल्दी से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, सभी को एक तरफ बना दिया, Cl हो गया, Cl हो गया, आपका Cl हो गया, ठीक है। इसको हमने बाहर की तरफ बना लिया, इसको अंदर की तरफ बना दिया और इसको बाहर की तरफ, ठीक है। और एक और केस बन सकता है, दो को हमने बाहर की तरफ कर दिया और एक को अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। कोई कहे कि सर एक और केस बना लीजिए जैसा पिछली बार बनाया था, इन दोनों को अंदर की तरफ बना दीजिए, ठीक है, और इसको बाहर रहने दीजिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों केस क्या हो गया? सेम केस हो गया, ये दोनों सेम केस हो गए। समझ में आ रही बात? तो आपका आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट हो गया, ये ABC कर लिया जाए, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, तो आंसर आपका फाइनली 3 आ गया। देखिए यहाँ केसेस क्यों घटे हैं सिमेट्री के कारण, सिंपली समझने की कोशिश करिए कि इसमें अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो 3 को एक तरफ बना दिया, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन बचा कि 2 एक तरफ, एक अपोजिट साइड, तो इन दोनों को आपने एक तरफ बनाया, इन दोनों को एक तरफ बनाया, चाहे बाहर बना लीजिए चाहे अंदर बना लीजिए। तो इन दोनों को सपोज बाहर बना लिया, वो केस देखिए, और इसको अंदर भेज दिया, ये एक रिलेटिव अरेंजमेंट पॉसिबल है। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि 2 लगातार को एक तरफ, एक को अपोजिट साइड, तो 2 लगातार को एक तरफ, एक को अपोजिट साइड, 2 लगातार को एक तरफ कर दिया, एक को अपोजिट साइड कर दिया। समझ में आ रही बात? तो 2 लगातार कोई भी ले लीजिए, ठीक है, 2 लगातार आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इससे पहले जो केसेस कर रहे थे, अप अप अप, अप डाउन अप, अप डाउन डाउन, ठीक है, और अप अप डाउन कर रहे थे। समझ में आ रही बात? तो इसमें कौन से 2 केसेस सेम हो गए? ये अलग है, ठीक है, अप डाउन अप ये अलग है, ठीक है, अप डाउन अप ये अलग हो गया। लेकिन अप डाउन डाउन, यानी ये देखिए अप डाउन डाउन हो गया या अप अप डाउन हो गया, अप अप डाउन हो गया, ये दोनों केस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि किनारे से कोई 2 या किनारे से कोई 2, तो इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेटिव अरेंजमेंट दोनों का सेम है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या है? दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ क्या हो गया? ये सेम हो गया, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। कोई एक ले लीजिए तो आपका आंसर 3 हो गया। समझ में आ रही बात? तो सिमेट्री होगा तो केसेस आपके घट जाएंगे।
तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था, ये समझ में भी आ रहा था, तो बिल्कुल केसेस कॉमन होंगे। इसके बाद देखा जाए हम लोग का जो लास्ट केस था वो काफी ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस टाइप से हमने बनाया था। तो ये तो बड़ा ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम बनाएं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सबको एक तरफ बना लीजिए, ठीक है, सबको अप बना लीजिए या सबको डाउन बना लीजिए, एक ही बात है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दो एक तरफ और एक क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है। तो दो एक तरफ हो गए, सपोज हम दो बाहर बना लेते हैं और एक अंदर बना लेते हैं, ठीक है। अब फिर से समझने की कोशिश करिए, तीनों एक तरफ एक पॉसिबिलिटी हुई और दो एक तरफ एक अपोजिट साइड। अब दो इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो कोई दो एक तरफ एक अपोजिट साइड, यानी दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यानी साइक्लिक सिस्टम में, ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। तो तीन अटैचमेंट अगर आपको दिख गए तो किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के समझ रहे हैं, ठीक है, या अप डाउन के कॉम्बिनेशन से समझ रहे हैं, इसको भी आप क्लियरली सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, बना के एकदम क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे इसको किया जाए, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कई प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर का तरीका डेवलप किया गया है। तो पहला होता है सीस एंड ट्रांस। सीस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो उसको सिस कहेंगे और अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहेंगे, ठीक है। सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड across restricted rotation, across restricted rotation, then cis, and if on opposite side, then trans, and if on opposite side then trans। समझ में आ रही बात? सिस और ट्रांस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अच्छा, सिस ट्रांस के लिए एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी कॉमन अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो एटलीस्ट one group should be common across restricted rotation, ठीक है। एटलीस्ट वन ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल से समझाएं, यहां आपका CH3 हो गया, यहां आपका H हो गया, H हो गया। तो मान लीजिए हम CH3 के आधार पे बोले तो ये दोनों CH3 क्या है, ठीक है। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन भी सेम है, CH3 क्या है, पास है, ठीक है। तो सेम साइड है ऐसा समझा जाए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के क्रॉस सेम साइड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिस बोल देंगे,
और अगर इसको हम अपोजिट साइड बना दें, मतलब H ऊपर और CH3 नीचे, ठीक है, तो ये CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ चले गए, दूरी पे चले गए, एक्रॉस हो गए, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, ट्रांस। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर देखा जाए, यहाँ मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ ब्रोमीन हो गया। तो अगेन इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो आप फ्लोरीन के आधार पे बोलेंगे, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन के आधार पे नहीं। तो फ्लोरीन के आधार पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो यही बोला कि भाई एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी कॉमन अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिस हो गया, या इस टाइप से फ्लोरीन हो गया और यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया। तो आपने हाइड्रोजन के आधार पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, ट्रांस बोल दिया। समझ में आ गई बात। या साइक्लिक सिस्टम में हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ H हो गया, ठीक है, और यहाँ Br हो गया, ठीक है। तो ये रिलेटिव एक पोजीशन दिखाने का तरीका होता है साइक्लिक सिस्टम में। तो रिलेटिवली हम CH3 को क्या दिखा रहे हैं, अपोजिट साइड दिखा रहे हैं। तो ये CH3 के आधार पर स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। ब्रोमीन हाइड्रोजन के आधार पर नहीं, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांस हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और उसके आधार पे, पोजीशन के आधार पे आप सिस और ट्रांस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है वो आपका आता है सिन एंड एंटी। सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। अब इसमें तरीका क्या है, इट इज एप्लीकेबल इन ऑक्साइम्स and azo compounds. It is applicable in oximes and azo compounds. अब ऑक्साइम्स क्या होते हैं जरा समझा जाए। जहां भी आपको डबल बॉन्ड NOH ऐसा अटैचमेंट दिखेगा, ठीक है, यहां इस टाइप से बना दिया, तो ये जो बेसिकली ग्रुप है इसको हम ऑक्साइम बोल रहे हैं। और N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसे लिंकेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, N डबल बॉन्ड N के लिंकेज को एजो लिंकेज, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एजो कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, ऑक्साइम्स हो गया और एजो कंपाउंड्स हो गया। तो इनमें जो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका सिन और एंटी नोमेनक्लेचर की कैटेगरी में आएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N और यहां हमने CH3 बना दिया और यहां हमने H बना दिया, ठीक है। OH ऊपर कर दिया, लोन पेयर नीचे चला गया, ठीक है, और ये फिक्स रखा है H और CH3। तो बिल्कुल क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, हाँ, आपने कंक्लूड किया कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ डेफिनेशन क्या है कि ये कंपाउंड्स कौन से हैं, ये ऑक्साइम्स की कैटेगरी डिस्कस हो रही है। तो OH और H, तो OH और H को अगर आप सेम साइड देखेंगे तो इसको सिन बोला जाता है, ठीक है। और डिफाइन क्या किया गया, OH एंड H
आर ऑन सेम साइड। ठीक है, ये सेम साइड हो गया और ये अपोजिट साइड हो गया, तो इसको एंटी बोला जाता है। OH एंड H आर ऑन अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोल दिया गया? एंटी बोल दिया गया। समझ में आ रही बात? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ऑक्साइन्स पहचान लेना है और सिन और एंटी की बात कर लेनी है। ठीक है, अच्छा इसको जरा और समझा जाए। अगर एक जनरलाइज हम रिएक्शन लिखें तो RC डबल बॉन्ड O, यहां आपका H हो गया। ठीक है, और यहां एक रिएक्शन लिखे NH2OH का, NH2OH। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अगेन मैकेनिज्म ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, 12th में जब पढ़ेंगे। एक रिलेटिव समझने की कोशिश करिए कि यहां से अगर आप H2O निकाल दें, यहां से आप H2 निकाल दीजिए और N को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, किससे? कार्बन से। और ये रिएक्शन किसके साथ लिख रहे हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार का, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हो गया? आपका H हो गया। ठीक है, और यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, यहाँ OH लिख लिया हमने, OH लिख दिया, और यहाँ क्या है? लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके ऐसा सिस्टम बना है, C डबल बॉन्ड NOH का सिस्टम बना है, जिसको हम ऑक्साइन नाम दे रहे थे। ठीक है, तो इसको अब नाम दे देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोक्साइन। ये एल्डोक्साइन पहचानने का तरीका, एल्डोक्साइन, यहाँ को एक हाइड्रोजन अगर दिख गया तो निश्चित रूप से एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ हाइड्रोजन देख लिया तो आपने पहचान लिया, इट इज एल्डोक्साइन। और अगर मान लीजिए हम कीटोन्स की बात करें तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्लस आपका NH2OH, तो अगेन यहां से आपने H2O हटा दिया और यहां क्या हो गया? R' हो गया, और यहां आपका OH। तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये कीटोन से बना हुआ है, कीटोन, ये -H2O करके बना रहे हैं, और ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसको क्या बोला जाएगा? कीटोक्साइन। यानी ऑक्साइन्स की बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ H देख लिया आपने तो एल्डोक्साइन, और H नहीं है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा? कीटोक्साइन। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये जो डेफिनेशन बनाई गई OH और H वाली, वो किसके लिए बनाई गई? H रहेगा किसमें? एल्डोक्साइन। तो H और OH की रिलेटिव पोजीशन देख के आपने जो डेफिनेशन बनाई वो एल्डोक्साइन के लिए बनाई है। समझे? एल्डोक्साइन में सिन और एंटी डिफाइन किया, या इसको और स्पेसिफाई करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए, ऑक्साइन्स ऑफ which of the following compounds will show geometrical isomerism? Oximes of which of the following compounds will show geometrical isomerism? तो आपके ऑप्शंस HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3CO CH3 एसीटोन, CH3CH2 CO CH3, या
PHCOCH3 इस टाइप के ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझा जाएगा पहले। तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसीटोन हो गया, ये मिथ प्रोब्यूटेनोन हो गया। ठीक है, ये आपका एसिटोफिनोन हो गया। ठीक है, एसिटोफिनोन। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे फिर से समझिए, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइन, तो इसका रिएक्शन कराया आपने NH2OH के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गया, HCH डबल बॉन्ड N। ठीक है, और आपके पास लोन पेयर है और यहाँ क्या है, OH है। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो चुके हैं। बस यही आइडिया है कि भाई फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होगा, ये तो हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये आपका क्या है, ऑक्साइम, एल्डोक्साइम। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होगा, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो यहीं पे चेक कर लेंगे भाई ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो नहीं शो करेगा। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, NH2OH के साथ रिएक्शन कराया, तो बिल्कुल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ये आपका H हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया, OH हो गया, आपका लोन पेयर हो गया, और प्लस इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर बनाना हो, ठीक है, तो ऊपर नीचे कर दीजिए इसको, मतलब डबल बॉन्ड N, लोन पेयर ऊपर हो गया, OH, यहाँ आपका CH3 और यहाँ आपका H हो गया। तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, समझ में आ रही बात? तो यहाँ ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों अगर सेम नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे अगर आप एसीटोन की बात करेंगे, तो क्या एसीटोन का ऑक्साइम नहीं, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, जो आपका कीटो ऑक्साइम बना, डबल बॉन्ड NOH, और ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं बची। समझ में आ गई बात? तो ये तो नहीं शो करेगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोनों, एक तरफ ऊपर इथाइल है और दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल है, तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है आपका मिथाइल है, तो बिल्कुल यहाँ भी दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसका जो ऑक्साइम बनेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ गए कि ऑक्साइम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट वहां अगर बना के पूछे तो आप कर ही ले जाएंगे, तो इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ वो भी आप आइडिया कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ एक और पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कीटोक्साइम की अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए हमने OH बना दिया, यहाँ लोन पेयर बना दिया, ठीक है, यहाँ आपका CH3 हो गया और यहाँ आपका CH2CH3 या इथाइल। समझ में आ रही बात? एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, लोन पेयर ऊपर बना लेते हैं और OH नीचे होगी, तो यहाँ CH3 हो गया और यहाँ आपका इथाइल हो गया, ये आपका मिथाइल ऊपर चला गया। समझ आ रही बात? ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इससे पहले जब हम एल्डोक्साइम बना रहे थे, एल्डोक्साइम, तो एल्डोक्साइम में इसमें से एक तो हाइड्रोजन था,
तो हाइड्रोजन का बेस बना के आपने डिफाइन कर लिया कि हाइड्रोजन OH सेम साइड सिन, हाइड्रोजन OH अपोजिट साइड एंटी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वहाँ एकदम क्लियर कट डिफाइंड है, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रही। अब यहाँ क्या है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में सिन एंटी कहा जाए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिन भी नाम दीजिए, एंटी भी नाम दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिन लिखा, जिसके नाम करने का तरीका, तो OH के सिन क्या है, सेम साइड मिथाइल, तो आप इसको लिखिए सिन मिथाइल। और सेकेंड ग्रुप क्या होगा, सेकेंड, अच्छा इसकी पोजीशन बता दिए तो इसकी पोजीशन तो क्लियर हो गई, तो सिन मिथाइल इथाइल, और कीटोन से बना है तो कीटोक्साइन। समझ में आ रही बात? और अगर कोई कहे कि नहीं सर हम एंटी अगर लिखें तो इसके एंटी वाला पोजीशन पहले बता दीजिए, यानी जो पहला ग्रुप है वही बता रहा है OH के रिलेटिव पोजीशन। तो एंटी कौन है भाई, एंटी इथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही हैं। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा आपको ऐसा नाम दे देगा कि भाई ये कंपाउंड है, इसका नाम कौन सा सही है, तो यहाँ फिलहाल क्या है, दोनों ही सही। जैसे मान लीजिए कोई लिखे कि सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, नहीं, सिन इथाइल नहीं है, OH के सिन इथाइल नहीं, OH के सिन क्या है, मिथाइल है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों ही नाम सही है, ठीक है। और इसमें नाम दे के सवाल पूछता है, ठीक है, जबकि इससे पहले जो रेफरेंस हमने एल्डोक्साइन में बनाया था वहाँ H और OH का रेफरेंस फिक्स है, ठीक है। तो वहाँ डायरेक्ट पूछेगा कि भाई कंपाउंड सिन है कि एंटी है, तो इसको आप सिन भी बोल सकते हैं, एंटी भी बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ आपको बोलना हो तो OH के एंटी कौन है, ठीक है, या सिन कौन है, सिन इथाइल है, तो आप यहाँ नाम लिखेंगे सिन, और पहला ग्रुप पोजीशन बता देगा OH के रिलेटिव, तो सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। और अगर आपको एंटी लिखना है तो OH के एंटी कौन है, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। समझ में आ रही बात? दोनों ही सही, ठीक है। तो फिर से एक बार क्लियर कर दें कि ऐसा क्वेश्चन बना कि ये नहीं पूछ देगा कि भाई सिन है कि एंटी है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर इसका दोनों देगा और बोलेगा कि भाई कि इसका कौन सा नाम सही है, ठीक है। तो ये दोनों नाम सही है, ये दोनों इसके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दोनों नाम सही है, ये दोनों नाम इसके लिए गलत हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बस एक कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको बताया। हाँ, एल्डोक्साइन में आप क्लियरली समझ रहिएगा, H और OH की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो तीसरा सिस्टम है, कैपिटल E एंड कैपिटल Z नोमेनक्लेचर, ठीक है, EZ नोमेनक्लेचर इसको बोला जाता है। तो इसमें कैपिटल E स्टैंड्स फॉर इंडगेगन, ठीक है, इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो इंडगेगन, ठीक है, ऐसे लिख भी सकते हैं इंडगेगन, इस टाइप से लिख सकते हैं इंडगेगन। और इसका मतलब होता है इंडगेगन का एक्रॉस, एक्रॉस, ठीक है। और Z स्टैंड्स फॉर जुसामेन, ठीक है, Z स्टैंड्स फॉर जुसामेन। तो इंडगेगन एंड जुसामेन, तो इसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। तो इंडगेगन स्टैंड्स फॉर अक्रॉस एंड जुसामेन स्टैंड्स फॉर टुगेदर। ठीक है, अब यहां बेसिकली, अच्छा E एंड Z बेसिकली क्या है, ये IUPAC सिस्टम का नोमेनक्लेचर, IUPAC,
ठीक है, IUPAC सिस्टम ये बड़ा जनरलाइज्ड है, हर जगह आप EZ की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पहले लिख लेते हैं कि अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको 1 दे दिया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, और डिफाइन क्या किया जाता है कि अगर हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड है अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइड है मतलब अक्रॉस है तो उसको क्या बोला जाएगा, E बोला जाएगा। तो डिफाइन कर लेते फिर समझा जाएगा। इफ groups of higher priority are on the same side, then Z, and if on opposite side देन E। ठीक है, जैसे सेम साइड में आप सिस कहते थे, यहाँ क्या बात हो गई, Z हो गया। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और वो प्रायोरिटी कैसे होगा उसको समझा जाए, और अपोजिट साइड हो गया तो आपका E हो गया, कैपिटल E। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, रूल्स लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो CIP रूल फॉर प्रायोरिटी, CIP रूल फॉर प्रायोरिटी। तो इसमें पहला रूल होता है एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द, नहीं पहला रूल क्या लिखा जाए, हायर द atomic number, higher will be priority। higher the atomic number, higher will be priority। और इसमें for isotopes atomic mass will be considered, atomic mass will be considered। For isotopes atomic mass will be considered। दूसरा रूल होता है एटम डायरेक्टली अटैच्ड, एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू ज्योमेट्रिकल सेंटर, to geometrical center is considered first, ठीक है, पहले उसको कंसिडर करेंगे, और अगर मान लीजिए फैसला नहीं हो पाया, ठीक है, इफ डिसीजन नॉट पॉसिबल, then move to second atom, then third and so on। ठीक है, अब अगेन एग्जाम्पल करेंगे तो इसको समझाएंगे कि पहले एटम जो डायरेक्टली अटैच है ज्योमेट्रिकल सेंटर से उसको कंपेयर करिए, नहीं हो पाया तो आगे बढ़िए, फर्दर आगे बढ़िए, इस टाइप से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे। और लास्ट जो रूल होता है मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आप पहले रूल इतना लिख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल 8-10 करके इस चीज़ को समझ लिया जाएगा कि भाई ईजेड नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझ लिया जाएगा, फिर आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में और भी केसेस देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।